हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने घटना चक्र के सीरीज़ में देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बेसिकली आपके जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होता है, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि करके क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर आप इसका सोल्यूशन और जो है एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, with reference to plate tectonics, consider the following statements. First statement है, it is the theory that Earth's outer shell is divided into several plates that glide over the mantle. ठीक है, mantle आपको पता है लेयर होता है। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट 2, it is another name for the theory of continental drift. आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में भी पता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक है ये अनदर नेम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। और तीसरा स्टेटमेंट है, इट डिस्कार्ड्स द कन्वेंशनल जियोलॉजिकल व्यू दैट देयर इज कन्वेक्शनल करंट फ्लोइंग इन द मैंटल। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट जो फ्लो करता है मैंटल में, उसको ये डिस्कार्ड करता है। तो आपको सही बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। पहला आपका ऑप्शन है 1 ओनली, बी है आपका 2 and 3 ओनली, सी है 3 ओनली और डी है 1 and 3 ओनली। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है 1 ओनली। जो बाकी दो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल गलत है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, प्लेट्स जो है एक्ट लाइक अ हार्ड एंड रिजिड शेल कंपेयर टू अर्थ्स मैंटल। आपको पता है लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होते हैं, दिस स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। और प्लेट टेक्टोनिक जो है इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने जो है इसको प्रपोज किया था। कि आपको पता है कि सारे कॉन्टिनेंट जो है वो एक बड़े से लैंड मास में, पैंजिया जिसको नेम दिया गया था, वो थे और फिर वो उन्होंने ड्रिफ्ट करके वो अपना सारा कॉन्टिनेंट्स फॉर्म कर लिया। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ने जो है क्या, उनको प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ रीज़न नहीं बताया था कि आखिर कॉन्टिनेंट्स ने क्यों ड्रिफ्ट किया। जो रीजंस दिया था उसको साइंटिस्ट्स ने डिनाई कर दिया। तो आप बोल सकते हैं ये बिल्कुल एक डिफरेंट थ्योरी था। लेकिन लेटर ऑन जब प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी डेवलप हुआ उसमें बताया गया कि रीजन क्या होता है। और उसमें वन ऑफ द रीजंस आपको पता है कि जो आपको पता है कि जो मैंटल में जो आपका कन्वेक्शनल फ्लो होता है, जैसे आप समझिए बिल्कुल जैसे वाटर बॉयल होता है, तो जैसे वो फोर्स लगाता है ऊपर, उसी की वजह से जो है वो प्लेट का मूवमेंट होता है। ठीक है, और डिफरेंट आपको पता है कि प्लेट का मूवमेंट्स बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होता है। तो उसको हम लोग देखें ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जो आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है, ये दोनों जो है आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गलत है कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का अनदर नेम नहीं है। और ये डिस्कार्ड जो है ये नहीं करता है प्लेट टेक्टोनिक्स, बिल्कुल ये सपोर्ट करता है कि हाँ, कन्वेक्शनल करंट फ्लो जो होता है मैंटल से, वही जो है आपके प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को जो है वो ड्राइव करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, आपको दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है टेक्टोनिक फोर्स और तीसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन क्या है आपका 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्यों बताइए कि ग्रेविटेशनल आपको पता है, देखिए ग्रेविटी कॉजेज मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स, पता है आपको टाइडल मूवमेंट्स भी होता है। उसके बाद इंड्यूसेस लैंडस्लाइड्स, इन्फ्लुएंसेस रिवर, जो आपको पता है मियांडरिंग ऑफ रिवर्स होता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज करता है। टेक्टोनिक फोर्स आपको पता है, टेक्टोनिक फोर्सों से क्या होता है, आपका लैंडफॉर्म्स फॉर्म होता है, चाहे वो रिफ्ट हो या फोल्ड माउंटेन्स हो। ठीक है, तो वो थ्रू टेक्टोनिक फोर्स होता है। और सन्स रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, वो आपको पता है लाइफ फॉर्म जितने भी हैं अर्थ पे उसको ड्राइव करता है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे इनडायरेक्टली आप सोचिए कि सन जो है वो एक तरह से पावर हाउस का काम करता है, सारा इनिशियल एनर्जी जो है वो सन से आता है। तो ये जो है सन रेडिएशन, दैट इज लाइट, इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड ऑल लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ ऑन अर्थ अल्टीमेटली कम फ्रॉम द सन। ठीक है, मतलब वो सारे एनर्जी जो है वहाँ से डिराइव करते हैं। तो ये भी जो है आपके, आप बोल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो ऑब्वियसली जो सन से जो लाइट आता है उससे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अगर आप एग्जांपल सोचिए सॉइल इरोजन का, जैसे स्टोन को इरोड करके सॉइल बनाया जाता है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स अपना एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं? सन से। तो आप बोल सकते हैं इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी चेंजेस ऑन सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन विच ऑफ दीज रीजन्स। आपका ऑप्शन ए है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, बी है साउदर्न यूरोप, सी है नॉर्थ अमेरिका और डी है आपका ईस्टर्न एशिया। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो रॉक्स है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वो डेट करते हैं 4300 मिलियन ईयर्स अगो, ओनली 300 मिलियंस आफ्टर द, मतलब अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था उसके जस्ट 300 मिलियन के बाद का जो है इनका रॉक फॉर्मेशन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा पुराना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। दीज आर जिरकॉन
zircon stones. Confirmation of the zircon age holds enormous implication for models of early earth. ठीक है, कैसे डेवलपमेंट हुआ था अर्थ का. Trace elements in the oldest zircons from Australia's Jack Hill range suggest that they come from water-rich granite-like rocks such as granodiorite और टोनालाइट. अदर स्टडीज हैव रिपोर्टेड. ठीक है, ये अब इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको इसमें बोलेंगे तो ओल्डेस्ट रॉक वो कहाँ से आता है, वो आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से. ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. आपका असर्शन रीजनिंग का बेस्ड क्वेश्चन है, तो असर्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है कि न्यू folded mountains are also called as tertiary mountains. ठीक है, रीजन क्या है, दे आर मेनली फॉर्म्ड along the constructive plate margin. ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है क्या होगा इसका. सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, अगर असर्शन और रीजनिंग का रहता है तो उसमें स्टेटमेंट आपको जो ऑप्शंस कैसे दिए रहते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो आपको सही ऑप्शन बताना है. इसका सही ऑप्शन क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो आपका 2 है ये गलत है. आपको पता है क्योंकि जो आपके जो बोल सकते हैं जो फॉर्म्स होते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, आपको पता है हिमालय, तो वहां पर क्या है आपका जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन नहीं है, बेसिकली वो डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे सबडक्शन की वजह से जो है वो आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है. तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है. पहला स्टेटमेंट न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी माउंटेन्स, तो ये जो है वो सही है. इसके बारे में अब देखते हैं थोड़ा सा. देखिए, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी mountains. All the old folded mountains were originated before tertiary period, or the folded mountains of Caledonian and Sinian mountains building period come under this category. ये पुराने जो है आपके इसमें बोल सकते हैं folded mountains है, और these mountains have been so greatly denuded that they have now become relicid folded mountains. For example, अरावली भी आप जानते हैं इंडिया में जो है वो एक folded mountain है, और विंध्याचल भी जो है. और हमारे यहाँ जो यंग फोल्ड माउंटेन है वो कौन है, हिमालय. आपको पता है क्योंकि अभी भी जो है हिमालय जो है वो राइज हो रहा है. ठीक है, तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे न्यू फोल्ड माउंटेन्स का क्या है, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स. ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Last question, consider the following statement and select the correct answer with the help of codes given below. आपका assertion है ग्रेनाइट हैज़ लार्जर क्रिस्टल्स दैन बसाल्ट. ठीक है, और रीज़न जो दिया हुआ है बसाल्ट हैज़ लार्जर कंटेंट ऑफ मेटालिक मिनरल्स. तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. A is true but R is false, A is false but R is true. तो आपको सही ऑप्शन बताना है. इसका सही ऑप्शन है बोथ जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन R जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है को. चलिए देखते हैं क्यों. अगर आप देखेंगे तो द क्रिस्टल साइज जो है वो द क्रिस्टल साइज इन द इग्नियस रॉक, जो कि आपका पता है जो लावा जिसका ओरिजिन होता है उसको, वैसे रॉक्स को हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, इज मोर अ फंक्शन ऑफ द क्विकनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग रादर दैन ऑफ मिनरल कंटेंट. देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पढ़े होंगे इग्नियस रॉक्स में, अगर आप पढ़े हैं तो एक इंपॉर्टेंट है, एक बसाल्ट होता है. ठीक है, और जो है आपका दूसरा क्या होता है, ग्रेनाइट. ठीक है, अब बसाल्ट को मैफिक बोला जाता है और ग्रेनाइट को आप बोलेंगे तो फेल्सिक बोला जाता है. ठीक है, तो अगर सॉरी उल्टा वो लिखा गया, दिस इज नो, ठीक है, बसाल्टिक इज माफिक एंड दिस इज फेल्सिक. हाँ, फेल्सपार इसमें ज़्यादा होता है, ग्रेनाइट में फेल्सपार ज़्यादा होता है, और बसाल्ट में जो है वो मैग्नीशियम और जो है आप बोल सकते हैं बाकी मेटालिक मिनरल्स जो है वो ज़्यादा रहते हैं. अब यहाँ पर जो मेन चीज़ होता है कि इनके कूलिंग पे डिपेंड करता है कितना, अगर जितना फास्ट ये कूल करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि इनका क्रिस्टल साइज क्या होगा. अब ग्रेनाइट जो है वो बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन होता है वो प्लूटोनिक इन ऑरिजिन होता है. प्लूटोनिक का मतलब क्या हुआ कि जो लावा जो निकल के आता है तो वो क्या होता है कि जो आप बोल सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पे नहीं आता है और अंदर ही कूल डाउन करता है. तो इसका कूलिंग जो होता है वो धीरे 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 होता है. तो इसी कारण इसका क्या होता है, इसका जो जब कूलिंग होता है, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो क्योंकि ये धीरे धीरे कूल होता है तो ये काफी ज्यादा मतलब लार्ज आप बोल सकते हैं साइज में जो है वो क्रिस्टलाइज होता है. तो इसी कारण इसको कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है, बसाल्ट सॉरी ग्रेनाइट को. वहीं बसाल्ट क्या होता है कि इसका क्योंकि कूलिंग काफ़ी फास्ट हो जाता है, बहुत जल्दी से होता है, तो ये जो है बहुत फाइन, क्योंकि छोटा ही, जैसे अगर आप सोचिए कि अगर आप जल्दी से, अगर आपका जैसे लावा बह के आ रहा है और अगर आप जल्दी से कूलिंग करिए तो बहुत सारा लावा जो है एक जगह पे नहीं रहता है, थोड़ा सा रहेगा तो वो क्या होगा, वो कूल डाउन कर जाएगा. तो जो क्रिस्टल बनता है वो काफ़ी छोटा होता है. तो इसी कारण बसाल्ट के केस में जो है इसको फाइन ग्रेन भी बोला जाता है. तो ये डिफरेंस है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट जो है वो कूलिंग हो रहा है, उस पर जो है क्रिस्टल साइज डिपेंड करता है. तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो स्टेटमेंट था
कि ग्रेनाइट हैज़ लार्जर क्रिस्टल दैन बसाल्ट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा क्या रीज़न क्या दिया हुआ था, बसाल्ट हैज़ लार्जर कंटेंट ऑफ मेटालिक मिनरल्स, नहीं ये नहीं है, इस पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी कूल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेटालिक जो मिनरल कंटेंट है वो डिटरमाइंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक्स। ठीक है, एंड द बसाल्टिक लावा हैविंग अ हायर कंटेंट ऑफ मेटालिक मिनरल्स सॉलिडिफाइज रैपिडली वन इट रीचेस द सर्फेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटालिक कंटेंट है दैट डिटरमाइंस द मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा जल्दी कूल हो रहा है, और वो डिपेंड करता है कि वो जैसे कि बसाल्ट जो है वो सरफेस पे पहुंच जाता है तो जल्दी कूल हो जाता है, और वहीं पर अगर आप देखेंगे ग्रेनाइट तो वो वहाँ पर प्लूटोनिक होता है, तो वो अंदर इंट्रूसिव जो स्पेसेस होता है अर्थ के अंदर वहाँ पे वो घुस जाते हैं लावा, और उसमें जो है वो फिर वो सॉलिडिफाई होता है, तो धीरे धीरे होता है, तो इसी कारण उनका जो लंप बनता है वो बड़ा होता है, तो इसी कारण इसको कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।